Hello students, myself Alka Singh, your SS teacher. So this is our 10th lecture from the very first chapter and the name of the chapter is Rise of Nationalism in Europe. So अब तक हमने इस पूरे लेसन में क्या कुछ देखा है, हमने अब तक इस पूरे लेसन में नेपोलियन, सबसे पहले हमने नेशनलिज्म की जो भावना किस तरीके से आई थी वो हमने देखा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट हमने देखा कि नेपोलियन कोड जो था उसके बारे में हमने जानकारी ली। देन आफ्टर आइडेंटिटी इन फ्रांस, देन मीनिंग ऑफ लिबरल नेशनलिज्म, देन उसके बाद में हमने देखा कि वेनिया में जिस तरीके से ट्रीटी साइन हुई थी, क्या कुछ उससे कंडीशंस थे, ओके। एंड आफ्टर दैट हमने गिब्से मैगजीनी इवेंट ऑफ सलीसा एंड फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ओटोवन बिस्मार्क, इन सब के बारे में जो है अब तक हम कंप्लीट जानकारी ले चुके हैं। सो नाउ अब हमारा जो ये बच रहा है, ओके, दिस इज़ द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ये हमारा देखा जाए तो हमारा लास्ट पार्ट है, ओके। तो इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम हमारा अभी लेसन जो है कंप्लीट कर दें, इफ़ नॉट तो अगला तो लेक्चर हमने बनाना ही पड़ेगा। सो इसमें क्या है, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन यूनिफिकेशन में हम देखते हैं, ओके। तो पहले क्या था, ब्रिटेन जो है, जैसे मैंने पहले ही बोला है कि मेरा जो मैप जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यस, मैम ने ये ब्रिटेन ही बनाया है, ओके। सो मूविंग ऑन टू द लेक्चर, दैट इज़ इस ब्रिटेन में क्या है कि पहले ब्रिटेन कैसे बंटा हुआ था, ये नदर्न साइड में बंटा है एंड ये हमारा सदर्न साइड में बनता है, ठीक है। तो इसको हमने स्कॉटलैंड बोल दिया, इसको हमने इंग्लैंड बोल दिया, एंड जो छोटा सा पार्ट बचा उसको हमने वेल्स बोल दिया। एंड यहाँ पे जो एक आइलैंड टाइप का बचा उसे हम नॉर्दर्न आइलैंड एंड रिपब्लिकन आइलैंड बोल रहे हैं, ठीक है, इंग्लैंड बोल रहे हैं। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मैम आपने प्लस लगा के फिर इज इक्वल टू लगाया, ये यहाँ पे क्या आप हमें मैथ करवा रहे हो, क्या करवा रहे हो, ठीक है। तो ये जो पूरा मतलब इसका यूनिफिकेशन कैसे हुआ, जो छोटे छोटे पार्ट्स में जो बंटा हुआ था उस, ओके, हाउ डिड इट यूनिफाई, उसको बताने के लिए एक छोटा सा कैलकुलेशन लगाया मैंने, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। तो स्कॉटलैंड जो था, ठीक है, देखो जैसे कि ये मतलब थे सारे के सारे क्रिश्चियन ही, बट कुछ प्रोटेस्टेंट थे एंड कुछ कैथलिक्स थे, ओके। तो ये स्कॉटलैंड जो था, दिस वॉज कैथलिक डोमिनेट, ओके। कैथलिक्स जो थे, जो क्रिश्चियन कैथलिक्स जो थे वो इसको डोमिनेट कर रहे थे, ओके। एंड इंग्लैंड जो है ये प्रोटेस्टेंट डोमिनेट था, यहाँ पे प्रोटेस्टेंट जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे। सो यहाँ से क्या होता है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा जो नदर्न आइलैंड जो है इंग्लैंड एंड रिपब्लिकन इंग्लैंड जिसे हम बोल रहे हैं, ये दोनों भी कौन जो है यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है, यहाँ पे कैथलिक डोमिनेट्स कर रहे हैं, ओके। कैथलिक्स जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, स्कॉटलैंड, अब ये सारा का सारा मिलके हमारा एक बन जाएगा, क्या वो बन जाएगा हमारा यूके, ओके, यूनाइटेड किंगडम जिसे हम बोलते हैं वो। तो बनता कैसे है, ओके। स्कॉटलैंड को यूनिफाई किया किसके साथ में, इंग्लैंड के साथ में। इंग्लैंड को यूनिफाई किया किसके साथ में, वेल्स। तो उसके बाद में क्या बना, ग्रेट ब्रिटेन बना। ये ध्यान में रखना, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स जब ये तीनों इकट्ठे हुए तब क्या बने थे, ये ग्रेट ब्रिटेन बना था। और जब इनके साथ में कौन आता है, इनके साथ में जब ये आइलैंड जब आ जाते हैं, इंग्लैंड जब आ जाते हैं, ठीक है, नदर्न आइलैंड और ग्रेट ब्रिटेन, अब दोनों ये मतलब पूरा का पूरा इंग्लैंड जब आ जाता है तब क्या बनते हैं, तब ये बनता है हमारा यूनाइटेड किंगडम। सो आई थिंक ये एक छोटे से फॉर्म में आपको अच्छे से समझ में आ गया कि क्या है, ओके। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जब ये भी कैथलिक्स हैं, ये भी कैथलिक्स हैं, ठीक है, यहाँ सब कैथलिक्स हैं, तो फिर प्रोटेस्टेंट्स डोमिनेट जो है ये कैसे, मतलब इंग्लैंड के कैसे डोमिनेट कर रहे हैं, ब्रिटिश आइलैंड जो है कैसे डोमिनेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे प्रोग्रेस जो है सबसे ज़्यादा होना स्टार्ट हुआ था, ओके। इंग्लैंड में जो है सबसे ज़्यादा प्रोसेस जो है प्रॉस्परस एंड वेल्दी जो है ये लोग जल्दी होना स्टार्ट हुए, ठीक है। प्रॉस्परस एंड वेल्दी जो है जल्दी से मतलब स्टार्ट हुआ था। इसीलिए क्या है कि इन्होंने मतलब इनको यूनिफाई किया, इसको भी यूनिफाई किया, फिर इनकी तरफ गए, इन दोनों को यूनिफाई किया एंड उसके बाद में इन्होंने हमारा यूके बनाया, यूनाइटेड किंगडम जो है बनाया, ओके। तो अब अगर आपके ये अच्छे से समझ में आ गया है तो इसको इरेज करके अब मैं आपको पॉइंट वाइज बताती हूँ कि किस तरीके से ये हुआ। ऐसा नहीं है कि हाँ ये आपका ब्रिटेन यूनिफिकेशन जो है मतलब 1 सेकंड का काम था या फिर साल भर में जो है ये सब कुछ हो गया था, नहीं, ठीक है। ये कोई सडन वेव नहीं थी, कोई सडनली जो है ऐसा नहीं कि रात को सोए और रात को सोए बोले भैया क्या करना है, सुबह उठ के हमने यूनिफिकेशन करना है, ऐसा नहीं था।
बहुत ज़्यादा पापड़ बेले गए, ठीक है, पता नहीं कितनी कंट्रीज़ को जो है साथ में लेके आए, उसके बाद में ये हुआ था। तो इसमें सबसे पहले क्या है, इट वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ ए लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। ओके, ये कैसे फॉर्म हुआ था? इट वॉज फॉर्म्ड आउट ए लॉन्ग ड्रॉन process, not a sudden upheaval, not a sudden upheaval or revolutionary। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो है हमें ये बताता है कि ये जो आउटकम हुआ था हमारा कौन सा, ब्रिटेन यूनिफिकेशन जो है, ये कोई ऐसा नहीं है कि सडनली मतलब उठे एंड सडनली स्टार्ट हो गया, नहीं, ये मतलब एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस था, ठीक है, कोई सडनली कुछ भी नहीं हुआ था। अपील का मतलब जो है सडनली कुछ होते हैं वैसा नहीं, सडनली कुछ भी नहीं हुआ था, ना ही कोई रेवोल्यूशन जो है मतलब एकदम स्टार्ट हुआ एंड उसके बाद में यूनिफाई हो गया, ऐसा नहीं था। यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा जो है परिश्रम करना पड़ा था। बिकॉज रीज़न क्या था, वेरियस एथनिक आइडेंटिटीज, मेन चीज़ क्या थी यहाँ पे, जैसे मैंने बताया, कहीं स्कॉटलैंड है, कहीं आयरलैंड है, कहीं नदर्न आयरलैंड है, कहीं रिपब्लिकन आइलैंड है, और कहीं इंग्लैंड है, कहीं वेल्स है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। तो सीधी सी बात है, जब अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है तो इनकी अपनी अलग अलग एथनिक आइडेंटिटीज होती है। ओके, वेरियस एथनिक आइडेंटिटीज, various ethnic आइडेंटिटीज, जैसे इंग्लिश, स्कॉटिश, वेल्स और आयरिश। ओके, तो इनकी अपनी अपनी वेरियस एथनिक आइडेंटिटीज़ थी। अब यहाँ पे वेरियस एथनिक आइडेंटिटीज़ का मतलब होता है कोई नेशन की आइडेंटिटी नहीं है। ओके, अब यहाँ पे हम हैं, ठीक है, हम जैसे कि हमारी नेशन की आइडेंटिटी क्या है, हमारा एक नेशनल फ्लैग है, ठीक है, हमारा नेशनल एंथम है, सब कुछ है हमारा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। इनकी अपनी ही अलग लैंग्वेज है, अपने ही अलग ड्रामे हैं इनके, ठीक है, मतलब इस तरीके से अपनी इनकी अलग नौटंकियाँ चल रही है, भाई इनको कोई लेना देना नहीं है, कौन क्या ब्रिटेन, हमने कोई लेना देना नहीं है, हमारी अपनी अपनी जो है हम उसमें खुश हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि इनको ये सारी की सारी आइडेंटिटीज जो है मतलब एक जगह डाल के और सबकी एक यूनाइटेड आइडेंटिटी लेके आनी थी। ओके, ये सबसे मुश्किल काम था इनके लिए। नेक्स्ट, इंग्लिश पार्लियामेंट ने क्या किया था, जैसे मैंने नीचे लिखा था ना, जो है मतलब नीचे लिखा था ब्रिटिश आइलैंड, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था, इंग्लिश पार्लियामेंट सीज द पावर ऑफ मोनार्की। ओके, seize the मोनार्की का जो पावर है इन्होंने सीज कर दिया था इन द ईयर 1688 में, ठीक है। तो क्योंकि जैसे मैंने बताया पहले कौन से, हम सबको पता है पहले जो है डायनेस्टिक रूल था, ठीक है, सभी जगह ये पूरे यूरोप में डायनेस्टिक रूल था। तो वहाँ पे क्या हुआ, फिर उसके बाद में रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है, फिर उसके बाद में फिर से एक डिक्टेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाती है। अब उसके बाद में फिर क्या होता है, फिर से ये बोलते हैं कि भाई फिर से रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेके आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे कि ब्रिटेन की यूनिफिकेशन के लिए सबसे पहले क्या कदम था कि ये यूनिफाई हुआ था, तो ऐसा नहीं है कि सडनली कुछ हो गया।
बहुत लंबा प्रोसेस चला था, अलग अलग कंट्रीज बटी हुई थी, उन सबको एक जगह यूनिफाई करना था। नेक्स्ट क्या था, जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये था कि इनकी अपनी अलग अलग आइडेंटिटीज़ थी, एथनिक आइडेंटिटीज़ थी, खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं थी, मतलब एक यूनिफाइड आइडेंटिटी नहीं थी, ठीक है। अपने अपने कल्चर थे, अपनी अपनी लैंग्वेजेस थी, अपने अपने मतलब सिस्टम था इनका, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश अलग है, स्कॉटिश अलग है, वेल्स अलग है, आयरिश अलग है, ये अलग अलग, ठीक है। अब इंग्लिश पार्लियामेंट क्या करता है, इंग्लिश पार्लियामेंट जो है जैसे मैंने बताया इंग्लैंड जो है इन सब से, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस एंड वेल्दी होता है, ठीक है, वहाँ पे प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, ठीक है। तो इसलिए इनका मुखिया कौन बनता है यहाँ पे, इनका मुखिया जो है ये इंग्लिश लोग जो है, जो इंग्लैंड होता है वो बनता है, ओके। तो इंग्लिश पार्लियामेंट क्या करता है, जितने भी मोनार्कीज होते हैं उनके पावर को सीज कर देता है इन द ईयर 1688, ओके। तो आई थिंक ये 3 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके हैं, एंड इन्हीं 3 पॉइंट से जो है आपका मतलब ब्रिटेन यूनिफिकेशन हुआ था, ओके। कैसे अलग अलग थे, कैसे कैथोलिक्स मतलब डोमिनेट कर रहे थे कौन कौन से एरियाज को, प्रोटेस्टेंट कौन से एरिया को डोमिनेट कर रहे थे, एंड इवन पूरे में प्रोटेस्टेंट सिर्फ इंग्लैंड में होने के बाद में भी, क्योंकि उसने बहुत जल्दी डेवलपमेंट दिखाया था, इंग्लैंड ने बहुत जल्दी डेवलपमेंट दिखाया था, इसलिए उसने सबके ऊपर कब्जा कर लिया। पहले कैसे ग्रेट ब्रिटेन बना, ठीक है, मतलब आपके स्कॉटलैंड एंड आपका इंग्लैंड और आपका वेल्स, तीनों मिलके जो है ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं, एंड उनके साथ में फिर कौन मिल जाता है, नॉर्दर्न आयरलैंड और ये आपका रिपब्लिकन आयरलैंड मिलके उसके बाद में ये क्या बन जाते हैं, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड मिलके ये क्या बन जाते हैं, यूनाइटेड किंगडम बन जाते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है कि यस ब्रिटेन यूनिफिकेशन किस तरीके से हुआ था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो अभी हमने इसी के अंदर पढ़ा था, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स जो पढ़ा था हमने, अब उनके बीच में देखते हैं कि भाई ये मांजरा क्या है, ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं, क्या है इनका, ठीक है, वो अब हम देखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, ओके। एंड प्रोटेस्टेंट्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक्ट ऑफ यूनियन, ठीक है, सबसे पहले इनके बीच में जो है क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब किस लिए, पहले से अगर हम देखें तो कैथोलिक्स जो है वो बहुत पहले से थे, ओके, प्रोटेस्टेंट्स नहीं थे उस समय। कैथोलिक्स जब क्रिश्चियनिटी आई थी तब से कैथोलिक्स हैं, लेकिन 14th सेंचुरी में क्या होता है, प्रोटेस्टेंट्स भी आ जाते हैं, ओके। एक ही ग्रुप में से क्या हो जाता है कि डिवाइड हो जाता है कि कुछ कैथोलिक्स की तरफ जाते हैं, कुछ प्रोटेस्टेंट्स की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे एक्ट ऑफ यूनियन 17.7 में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो है ये स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब हमारे समझ में आ रहा है कि कैथोलिक्स कहाँ से आए, कैथोलिक्स पहले से थे, प्रोटेस्टेंट्स कहाँ से आए, फ्रॉम 14th सेंचुरी जो है प्रोटेस्टेंट्स आते हैं, ओके। जो अब कैथोलिक्स है कौन, कैथोलिक्स क्या है, कैथोलिक्स का अगर हम एक शॉर्ट फॉर्म में अगर बताना चाहें तो एक कंजर्वेटिव्स हम बोल सकते हैं इनको, ओके। इस पूरे लेसन में हमने देखा है ये कंजर्वेटिव्स जो हैं, मतलब जो बिल्कुल भी चेंज नहीं चाहते, ठीक है, ये वो है। प्रोटेस्टेंट्स कौन है, कंजर्वेटिव्स के साथ साथ में प्रोटेस्टेंट्स क्या है कि नई आइडियाज़ को भी वेलकम करने वाले हैं। कैथोलिक्स क्या है कि बिल्कुल चेंज नहीं चाहते, हमारा जैसा है वैसा हम सेम चीज़ वी आर गोइंग टू फॉलो, ओके, ये है। बट प्रोटेस्टेंट्स क्या है कि हाँ हम कंजर्वेटिव्स के साथ हैं, लेकिन अगर कुछ नया आ रहा है विच इज़ वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, वेलफेयर फॉर द सोसाइटी, ठीक है, तो हम मोस्ट वेलकम करते हैं उसको। तो ये थे प्रोटेस्टेंट्स, समझ में आए कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स कौन है यहाँ पे। अब एक्ट ऑफ यूनियन,
तो अब एक्ट ऑफ यूनियन जो 17.7 में पास हुई थी, इसमें क्या है, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड साथ में आए थे और इन्होंने क्या फॉर्म किया था, साथ साथ में इनके वेल्स भी आया था, एंड इन्होंने क्या फॉर्म किया था, इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन को जो है फॉर्म किया था। ओके, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को फॉर्म किया था। अब केस ऑफ आयरलैंड अगर हम देखें, ब्रिटेन सपोर्ट टू प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है, तो केस ऑफ आयरलैंड अगर हम देखें, यहाँ पे आपके बुक में दिया गया है, केस ऑफ आयरलैंड में क्या था, ब्रिटेन सपोर्ट टू प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है, यहाँ जो नीचे दिया गया था मैम, प्रोटेस्टेंट्स को जो है ग्रेट ब्रिटेन सपोर्ट कर रहा था। ओके, उसके बाद में क्या होता है, फेल्ड रिवोल्ट बाय वेल्फटॉन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एक रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, ओके, जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था दैट वाज इन द ईयर 1798, और किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था, ये वेल्फटॉन जो है उनके द्वारा एक रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, फेल्ड रिवोल्ट। ओके, तो यहाँ पे एक रिवोल्ट स्टार्ट किया गया था, लेकिन ये रिवोल्ट जो है फेल हो गया था, एंड द रिवोल्ट वाज स्टार्टेड बाय वेल्फटॉन, और उसके जो यूनाइटेड आयरिशमैन जो थे उनके द्वारा ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये फेल हो गया था। लेकिन वही जो कहते हैं ना कि बेशक फेल हुआ था, लेकिन अपना काम जो है इस रिवोल्ट ने कर दिया था, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है, ग्रेट ब्रिटेन प्लस आयरलैंड जो है यूनाइट हो जाते हैं, ठीक है। तो ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड कब यूनाइट हो जाते हैं, इन द ईयर 18.1, ग्रेट ब्रिटेन (18.1) में ये यूनाइट हो जाते हैं, और इस तरीके से हमारा जो है सॉरी तो इस तरीके से हमारा ब्रिटेन यूनिफिकेशन बन जाता है। सो आई थिंक ये इतना आपके अच्छे से समझ में आ चुका है कि कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स क्या है, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट किस लिए था। उसके बाद में एक्ट ऑफ यूनियन मतलब किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है यूनिफिकेशन में क्या आड़े आया था, एंड किस तरीके से वन बाय वन उन चीज़ों को हटाते गए। तो इस तरीके से ब्रिटिश नेशन ने मतलब लोगों के अंदर, अब जैसे मैंने बताया सबसे बड़ी चीज़ इनके बीच में क्या थी, इनकी अपनी खुद की एथनिक आइडेंटिटी थी, ठीक है, खुद की थी, लेकिन एक नेशन की नहीं थी। ओवरऑल अगर हम बोलना चाहें तो एक नेशन की जो आइडेंटिटी होती है, नो नेशन आइडेंटिटी, यहाँ पे अपनी अलग अलग वेरियस आइडेंटिटीज़ थी, ठीक है, वेरियस आइडेंटिटीज़ थी, लेकिन नेशन की कोई आइडेंटिटी ना होने की वजह से ये यूनिफाई होने में भी मुश्किल था। ओके, अब जैसे भारत है, भारत को मान लो कल को कोई बोल दे कि नहीं हमारा जो फ्लैग जो है वो तो मतलब सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर का होना चाहिए, कोई जो है मतलब बोला कि नहीं हमारा इस तरीके का, लेकिन हमारी नेशन आइडेंटिटी क्या है, वी हैव द फ्लैग ऑफ ट्राई कलर। ओके, तो हमारी वो नेशन आइडेंटिटी है, हमें पता है कि नेशनल एंथम हमारा कौन सा है, नेशनल सॉन्ग कौन सा है, नेशनल एनिमल कौन सा है, नेशनल ट्री कौन सा, ये सारी चीज़ें हमें पता है, ठीक है। तो ये हमारी ओवरऑल नेशन आइडेंटिटी है, हमारे अकेले की आइडेंटिटी नहीं है। ओके, तो इस तरीके से फिर इनको एक नेशन आइडेंटिटी में लाना था। तो नेशन आइडेंटिटी में क्या हुआ कि नेशन आइडेंटिटी में ब्रिटिश फ्लैग आया, ठीक है, जो यूनियन जैक जिसे हम बोलते हैं, ब्रिटिश फ्लैग आया, एंड उसके बाद में नेशनल एंथम लेके आए। नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग, जो इनका नेशनल एंथम है गॉड सेव आवर नोबल किंग, वो लेके आए, एंड उसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज को जो है इन्होंने डोमिनेंस दिया।
ओके, बिकॉज ये ब्रिटिश नेशन जो है ये पूरा का पूरा इंग्लिश लैंग्वेज से है। सो इन्होंने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को जो है इनकी अपनी अपनी जैसे आयरिश, स्कॉटिश, ठीक है, और अपनी अपनी लैंग्वेजेस, वेल्स जो है अपनी अपनी लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, लेकिन अब इन्होंने ओवरऑल क्या कहा कि एक ही लैंग्वेज है, वो है इंग्लिश। डोमिनेंस किसका, कौन सी लैंग्वेज का था यहाँ पे? इंग्लिश लैंग्वेज का डोमिनेंस था। सो आई थिंक यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। स्कॉटलैंड स्टार्टेड इस आइडेंटिटी, दे ड्रेस सेंस ऑल्सो वॉज अफेक्टेड, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ था कि स्कॉटलैंड जो है उसकी अपनी आइडेंटिटी, जब स्कॉटलैंड मतलब स्टार्ट हुआ तो उनकी धीरे धीरे क्या हुआ कि अपनी अपनी आइडेंटिटी जो है ब्रिटिश सरकार जब आई यहाँ पे, जब इंग्लैंड जो है पावरफुल हुआ तो स्कॉटिश है, आयरिश है, वो सारे अपनी अपनी आइडेंटिटीज़ खोने लगे। इवन उनका जो खुद का ड्रेसिंग सेंस था वो भी जो है कहीं ना कहीं खोने लगा। और उसके बाद में उनको फोर्सफुली क्या हुआ कि एज ए इंग्लिश मैन जैसे बिहेव करते हैं ऐसे बिहेव करवाना स्टार्ट किया, ठीक है। दे वर फोर्स टू बिहेव लाइक ए इंग्लिश मैन। एंड उसके बाद में अगर हम देखें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि दे वर सप्रेस्ड बाय इंग्लैंड। ओके, इंग्लैंड बेशक स्कॉटलैंड और इंग्लैंड हाफ हाफ डिवाइडेड था और सभी में कैथलिक्स थे, लेकिन सिर्फ प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ की वजह से इंग्लैंड जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल होके आया एंड इसी ने पूरे इसको जो है यूनाइट करके यूनाइटेड किंगडम का नेम दिया। सो आई थिंक यहाँ पे हमारा ये क्लियर है। अब हम देखें विजुअलिंग द नेशन। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका पूरा का पूरा क्या था? यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन था। सो इसमें हमने 3 यूनिफिकेशन देखे हैं, जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। सो ये तीनों अगर आते हैं तो आई थिंक आज मैंने आपको नोट्स भी सेंड किए हैं तो आप उसमें से अच्छे से देख के कर सकते हो। फेस ऑफ द नेशन, विजुअलाइजिंग द नेशन का मतलब होता है, एक विजुअल तो होना चाहिए ना। फेस ऑफ द नेशन, ओके। तो पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेशन रिप्रेजेंटिंग द नेशन हैज इफ इट वेर पर्सन। तो यहाँ पे फेस ऑफ द नेशन मतलब एक, जैसे अब हम हैं, हम कैसे अपने भारत को मतलब विजुअलाइज करते हैं, पर्सोनिफिकेशन करते हैं। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है एक अपने नेशन को एक व्यक्ति के जैसे दिखाना। ओके, जैसे हम हैं तो हम भारत माँ बोलते हैं, है ना, हमारी भारत माँ हम बोलते हैं, भारत पिता नहीं बोलते। तो हम उसे एक फीमेल का दर्जा दे रहे हैं। हम हमारे जो मदरलैंड है उसे मतलब हमारा जो ये नेशन है उसे मदरलैंड मतलब फीमेल का दर्जा दे रहे हैं। ओके, हम एक फीमेल को अपने माइंड में जो है एक सेट करके उसकी इमेजिनेशन करके एंड उसके बाद में हम हमारा बता रहे हैं इस तरीके से। तो इसी को फेस ऑफ द नेशन का मतलब होता है पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेशन, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन of the nation। एज इफ इट वेर पर्सन। ओके, तो अपने नेशन को जो है ऐसे रिप्रेजेंट करना जैसे कि ये नेशन जो है एक पर्सन है। ओके, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया डिस्क्राइब थ्रू फीमेल फिगर। अब यहाँ पे एक जो है बार बार एलिगरी का नेम आएगा, ठीक है। एलिगरी क्या होता है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आता है हमारे माइंड में, ठीक है। हम जब भारत की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आता है। ऐसा यार भारत कैसा है, भारत पिता बोले, भारत माता बोले, क्या बोले, ऐसा नहीं आता। हमारे माइंड में एकदम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आता है कि यस, भारत इंडिया का जब नेम लेते ही हमारे माइंड में जो है एक समझ में आता है कि हाँ भारत माता ने इस कलर की साड़ी पहन रखी है एंड ऐसे ध्वज ले रखा है एंड ऐसे खड़ी है। ओके, जैसे हम बार बार जो है मातृभूमि, जननी, इस तरीके से हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। इसी तरीके से एलिगरी का मतलब क्या होता है, एक फीमेल फिगर को डिस्क्राइब करना।
ओके, फीमेल फिगर को जो है डिस्क्राइब करने को ही हम एलिगरी बोलते हैं। बेटा ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है मैंने आपको सेंड किए हैं। सो आई थिंक अगर मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर दूँ तो भी आपके समझ में आएगा। सिर्फ पॉइंट्स जो है जब मेरा ये लेक्चर फिनिश हो जाए तो, या फिर आपको मैंने ये पॉइंट्स पहले इसलिए सेंड किए ताकि आप वो जो पॉइंट्स है साथ में देख सको कि हाँ इस तरीके से मैम ने हमें बता रही है। तो यहाँ पे क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है सिंबल्स और रिप्रेजेंटिंग आइडियाज जो है आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ आपको एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। describing through female figure। एलिगरी, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट, फ्रेंच रेवोल्यूशन सिंबल्स के साथ में, ठीक है, एंड उसके बाद में हमारे जो आइडियाज है उसे रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंटिंग आइडिया, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है सिंबल्स के थ्रू अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अपने आइडियाज जो है वो सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो इसी तरीके से अगर हम देखें, फ्रांस ने क्रिस्टिन मैरिनी जो है, ठीक है, ये फीमेल्स की नेम है। किस तरीके से, अब जब जो मैंने बताया था यहाँ पे एलिगरी, ठीक है, अब हम इस एलिगरी को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो इसमें क्या है, विजुअलाइजिंग द नेशन, नेशन को कैसे विजुलाइज कर रहे हैं, जैसे कि एक पर्सन जो है, ठीक है, वो है, जैसे कि हम नेशन को यहाँ पे एक फेस दे रहे हैं, हम एक चेहरा देने की कोशिश कर रहे हैं। चेहरा कैसे दे रहे हैं, हम एक नेशन, हमारा जो नेशन है उसको पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं, एक पर्सन के तौर पे जो है, पर्सोनिफिकेशन ऑफ द नेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक नेशन को जैसे कि वो कोई पर्सन है उस तरीके से हम उसको आइडेंटिटी दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है, हम फीमेल फिगर के थ्रू जो है उसे जिसे डिस्क्राइब करते हैं उसे एलिगरी बोलते हैं। ओके, तो ऐसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन भी कैसे हुआ था, एक हमारे आइडियाज़ को रिप्रेजेंट किया था। आइडियाज़ को कैसे रिप्रेजेंट किया था, थ्रू सिंबल्स जो है हमारे आइडियाज़ को रिप्रेजेंट किया गया था यहाँ पे। सो नेक्स्ट अगर हम देखें, क्रिस्टिन मैरिनी, क्रिस्टिन मैरिनी, एंड जर्मनी में भी जर्मेनिया। ओके, तो फ्रांस ने जो है अपने नेशन को फीमेल फिगर के थ्रू कैसे डिस्क्राइब किया था, क्रिस्टिन मैरिनी से जो है थ्रू डिस्क्राइब किया था, एंड फ्रांस ने जो है जर्मेनिया। तो अब यहाँ पे आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन, तो यहाँ पे क्या है, exhibits the idea of liberty and republic।
national symbols, her images waste. Were not inconsistent. She wears a crown of opals. German of transport Lösung. तो अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको नेम बताया था एलिगरी। एलिगरी का मतलब क्या होता है, एक फीमेल फिगर के तौर पे जो है अपने नेशन को रिप्रेजेंट करना। ओके, तो यहाँ पे फ्रांस ने जो है क्रिस्टियन मैरिनी जो है उसके तौर पे जो है अपने नेशन को रिप्रेजेंट किया था। अब इसमें क्या है, ये पूरा का पूरा एक आइडिया था, मतलब लोगों के जो माइंड में चल रहा था, और इसमें कैसे जो है उन्होंने आइडिया किस तरीके से एग्जिबिट किया अपना लिबर्टी एंड रिपब्लिक के तौर पे जो है उन्होंने किया। एंड इसमें क्या है कि हर एक कॉइन्स या फिर स्टैम्प पे जो है उन्होंने ये जो आपकी क्रिस्टियन मैरिनी जो है इनकी मतलब जो स्टैचू वगैरह होता है उसको मतलब उन्होंने क्या स्टैम्प एंड कॉइन्स पे लगवाया था, सो दैट इस तरीके से इन्होंने अपनी एक नेशन आइडेंटिटी बनाई। ओके, फुल नेशन की जो है एक आइडेंटिटी क्या थी, एलिगरी, वो कौन थी, क्रिस्टियन मैरिनी। ठीक है, इसी तरीके से फ्रांस की अगर हम बात करें तो इन्होंने जर्मेनिया में इनका क्या है कि इनकी जो मतलब जो फीमेल एलिगरी है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें ऑक ट्रीज जो है ऑक लीव्स से बना हुआ एक क्राउन पहन रखा है। एंड ऑक लीव्स को जर्मनी में मतलब हीरोइज्म जो है उसका प्रतीक माना जाता है, इसलिए उन्होंने उसको जो है ऑक लीव्स का क्राउन पहनाया हुआ है। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है। अब हमारा जो लास्ट पार्ट बचता है वो ऐसा है, नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। ठीक है, तो नेशनलिज्म क्या है एंड इम्पेरियलिज्म क्या है। नेशनलिज्म जैसे मैंने बताया, नेशनलिज्म क्या है, राष्ट्र के प्रति भावना। ठीक है भैया, यहाँ पे क्या है कि मैं हूँ, एक चाइना का है, एक पाकिस्तान का है, एक जापान का है, एक इंग्लैंड का है, एक यूएसए का है, कहीं का भी है। ठीक है, मैं कहूँगी हाँ मेरा भारत भी अच्छा है, आपका भी अच्छा है। ओके, ये है नेशनलिज्म कि मुझे मेरे भारत के प्रति राष्ट्रीय प्रेम है। ठीक है, राष्ट्रीयता की भावना है। लेकिन इम्पेरियलिज्म का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे मैं जिद करूँगी कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरा भारत ही अच्छा है और कोई नहीं। ठीक है, तो ये है आपका नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। ठीक है, यहाँ पे आते हैं आपके बैलकॉन्स। बैलकॉन्स का मतलब कौन है, जो मेडिटेरियन सी के आसपास की जो जितनी भी कंट्रीज में जो छोटे छोटे पार्ट्स थे, ठीक है, उन पार्ट्स को हम बैलकॉन्स बोलते हैं। ठीक है, द एरिया नियर द मेडिटेरियन सी इज नोन एज बैलकॉन्स। यहाँ पे मतलब ये जोग्राफिकली अगर हम जो रीजन है उसको हम बैलकॉन्स बोलते हैं। मॉडर्न डे में अगर हम देखें तो इनको हम रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, इस तरीके से जो है हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर जो था, ठीक है, यहाँ से डिसइंटीग्रेट होता है। ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट होता है, कैसे होता है डिसइंटीग्रेशन में, बहुत से कंट्रीज जो है मतलब आपस में अपने आप को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देती है। तो ऑटोमन एम्पायर जो था वो कैसे डिसइंटीग्रेट होता है, यहाँ पे कैसे विभाजित होता है, बिकॉज अलग अलग जो छोटी छोटी कंट्रीज थी वो अपने आप को धीरे धीरे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो ही रीज़न था। ठीक है, यहाँ से मतलब धीरे धीरे वो कंट्रीज क्या करती हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देती हैं। ओके, तो इसे हम बैलकॉन रीजन हम बोलते हैं। स्लाव्स, ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट एक अगर हम देखें तो सीन ऑफ बिग पावर रेवोल्यूशनरी। तो यहाँ पे जो ऑटोमन एम्पायर था, ठीक है, बहुत बड़ा एम्पायर था, उनका एक ही मकसद था क्या कि जितना हो सके
मैं अपने एम्पायर को और बड़ा और बड़ा और बड़ा करता जाऊँ। तो फिर क्या होता है कि इतना बड़ा एम्पायर उनसे संभलता नहीं है। एंड जो बैल्कॉन्स जिसे हम बोलते हैं, जो मेडिटेरियन सी के आसपास का जितना भी क्षेत्र था वो धीरे धीरे क्या होता है, वो कट ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है। कट ऑफ कैसे होता है, अपने आप को वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट घोषित करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो बिग पावर जो है यहाँ पे मतलब रेवोल्यूशनरी कैसे लेके आते हैं, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस जो है ये सबके सब ऑटोमन एम्पायर में थे। अब ये धीरे धीरे जो है अलग हो गए, कोई जर्मनी में चला गया, कोई ऑस्ट्रिया में चला गया, कोई फ्रांस में चला गया, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो सीन ऑफ बिग पावर रेवोल्यूशनरी जो है ये इसकी वजह से क्या होता है, ऑल बैल्कन कंट्रीज जो है अब धीरे धीरे मतलब अपना क्या बोलते हो हिस्सा ले लेके अलग हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब नियर, जैसे मैंने बताया कि कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो मेडिटेरियन सी का आसपास का जितना भी एरिया होता है वो क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे। तो नेचुरल रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से, जैसे मैंने बताया बिग रेवोल्यूशनरी पावर, यहाँ पे बिग पावर रेवोल्यूशनर कौन थे, आपके फ्रांस, जर्मन और जो ऑस्ट्रिया के थे या फिर हैम्सबर्ग। ठीक है, ये चार हमने इस पूरे लेसन में मेन देखा है, इटाली, हैम्सबर्ग, फ्रांस और आपका ऑस्ट्रिया, इन चारों को। तो इन्होंने क्या किया कि उस एरिया को कॉन्कर करना चाहते थे बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल रिसोर्स। ओके, जो बैल्कॉन्स था उस एरिया को ये कॉन्कर करना चाहते थे बिकॉज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। एंड बहुत बार क्या होता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा भी जो पास में लगती है उसको भी जो है ये कॉन्कर करना चाहते हैं, सो दैट ये उस सीमा से दूसरी सीमा के ऊपर मतलब सीमा के ऊपर जो है नज़र रख सके। ओके, बाउंड्रीज के ऊपर नज़र रख सके। अब यहाँ पे क्या था, सेल्फ मोटिवेट अगर देखें तो यहाँ पे फॉर देयर ओन पर्पस, यहाँ पे बिग पावर्स जो है स्टार्टेड एंटरिंग इन द रेवोल्यूशनरी लाइक जर्मन, ये सारे के सारे जो है उनके अंदर घुसने स्टार्ट कर दिया एंड स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट। नाउ द वॉर फाइट बिटवीन स्मॉल कंट्रीज बिकेम द वॉर ऑफ बिग पावर। तो अब पहले क्या था कि छोटे छोटे कंट्रीज आपस में लड़ रहे थे, ऑटोमन एम्पायर के जितने भी छोटी छोटी कंट्रीज थी वो आपस में लड़ रही थी कि भाई मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन अब उसके नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से क्या हुआ कि छोटी छोटी कंट्रीज की, ठीक है, ये जितनी भी जो आपकी छोटी छोटी कंट्रीज जो थी आसपास में मेडिटेरियन सी के आसपास में जो लड़ रही थी, अब ये जो है एक बिग वॉर में तब्दील हो गई। और वो बिग वॉर कौन सा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। आई थिंक यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा लेसन जो है कंप्लीट होता है। ओके, अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो मैसेज या फिर आपके जो ग्रुप के जो सर हैं उनके द्वारा। ओके, सो थैंक्स फॉर लिसनिंग माय लेक्चर।